कौन होगा 24 का चक्रवर्ती, ये तो 4 तारीख को तय होगा, यानी चुनावी नतीजों के दिन। लेकिन आज है दूसरे चरण का मतदान, सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। और इसी बीच में बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के बालूरघाट से जबरदस्त हंगामा। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहस हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी आरोप लगा चुकी है कि सेंट्रल फोर्सेस वोटिंग को ठीक तरीके से होने नहीं दे रही है। बालूरघाट में दो गुट आपस में भिड़ गए हैं और सुकांत मजूमदार वहां पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये झड़प हुई है। पश्चिम बंगाल में बालूरघाट में जबरदस्त हंगामा हुआ है। एक मतदान केंद्र पर तनाव की स्थिति बालूरघाट में इस वक्त बनी हुई है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जिस वक्त पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया गया है। अगली बड़ी खबर, दूसरे चरण की वोटिंग के 3 घंटे अब इसी के साथ पूरे होते हैं और 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान जारी है। ओम बिरला, शशि थरूर ने वोट डाल दिया है और इसके साथ ही कई और वीवीआईपीज ने अपना वोट कास्ट किया। आम लोगों में भी वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शशि थरूर की प्रतिक्रिया ऐसी। എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? രണ്ടായിരത്തി മുതൽ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തു. എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ഒപ്പം എല്ലാ തവണയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തവണ ഈ പുതിയ ഒരു നിയമം വന്ന ശേഷം जल्दी से आगे बढ़ते हुए, जैसा कि मैंने जिक्र किया, दूसरे चरण की वोटिंग को 3 घंटे 10 बजने के साथ ही पूरे हो चुके हैं। तो 9 बजे तक का जो वोटिंग टर्नआउट रहा वो कितना आया है, आपको उसकी जानकारी दे देती हूँ। पश्चिम बंगाल में 15.68% वोटिंग हुई है और 9 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है पश्चिम बंगाल का। उत्तर प्रदेश में 11.67% वोटिंग, राजस्थान में 11.77% वोटिंग, बिहार में 9.84% वोटिंग सुबह 9 बजे तक हो चुकी है। धनंजय गिरी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। स्टूडियो में हमारे साथ सर्वेश जी ज्वाइन इन कर चुके हैं। प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, सबसे बड़ी बात यह है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि मैं बार बार उत्तर प्रदेश सेंटर की आपसे सवाल पूछना चाह रही थी। 8 सीटों पर और खास तौर से पश्चिमी यूपी का इलाका, बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत सारी नाराजगी है, लोकल मुद्दे हावी नजर आते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे उतने ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है। अगर आपके लिए हैं भी ये, तो बार बार तो यही कहा जा रहा है ना कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, फिर चाहे मोदी हो या बीजेपी की टॉप लीडरशिप। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये दूसरे चरण का जो मतदान आज होने जा रहा है, और पहले चरण के मतदान में ही हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया था जो पश्चिम का जो रिजल्ट है यही उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बनने जा रहा है। और आज जिस प्रकार अपने आप को उत्तर प्रदेश ठगा हुआ महसूस कर रहा है, पिछले 10 साल के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में, 7 साल के आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी की बात थी, 15 लाख अकाउंट बनाने की बात थी, काले धन की बात थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात थी, तो निश्चित तौर पे इन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। ना 20 करोड़ रोजगार मिले। साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यही जो पहले दौर का उत्साह तथाकथित तौर पर जो समाजवादी पार्टी को दिख रहा है, इसकी वजह से ही कन्नौज से अखिलेश यादव जी ने अपनी उम्मीदवारी आखिरी मोमेंट पर डिसाइड की? देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदार पत्रकार आप इस देश के हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कन्नौज जो है समाजवादी विचारधारा को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करा। डॉक्टर लोहिया जी वहाँ से जीतने का काम करा, नेताजी वहाँ से जीतने का काम करा, माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ से जीते, माननीय डिम्पल यादव जी ने। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, 4 तारीख को जब परिणाम आएगा आप मुझे ज़रूर बुलाइएगा। कन्नौज इतिहास, तेज प्रताप को वहां पर उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करने की पूरी तैयारी कर चुके थे, घोषणा कर चुके थे, अंतिम मोमेंट पर अखिलेश जी वहां पर आते हैं, तो क्या ये कॉन्फिडेंस अब आ गया है कि इस बार जनता का समर्थन है? पहले ये कॉन्फिडेंस नहीं था?
देखिए, मैं आपको, जीत तो हमारी पहले ही सुनिश्चित थी, लेकिन जीत का दायरा बढ़ाने की जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, 4 जून को जब परिणाम आएगा तो कन्नौज इतिहास बनाने जा रहा है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं। लेकिन भुवन भास्कर जोशी जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए इस बार का सबसे बड़ा डेंट क्या है कि समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को लेकर शॉर्ट नजर नहीं आई है। कभी कोई कंफ्यूजन की स्थिति, कभी किसी की अखिलेश यादव को लेकर पहले सस्पेंस बना रहा, फिर कहा नहीं लड़ेंगे, फिर कहा लड़ेंगे, फाइनली एक दिन कहते हैं कि कल जब नॉमिनेशन फाइल होगा तब आप देखिएगा। ये सस्पेंस की स्थिति क्यों? मतलब किस चीज के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति में आप हैं कि सामने से कुछ पता चले उस हिसाब से हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे? ऐसी स्ट्रैटेजी थी क्या आपकी अखिलेश यादव को लेकर? पूर्णिमा जी, बहुत जमीनी पत्रकार आप हैं और मैं बड़ा सम्मान भी व्यक्तिगत रूप से आपका करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि यही स्ट्रेटजी थी। स्ट्रेटजी ये थी कि इस बार हमारी केवल एक ही शर्त थी कि कौन जो जिताऊ कैंडिडेट है वो दिए जाए, और पूरा चिंतन और मंथन करके पैनल बनाकर हम लोगों ने तय करने का काम करा। आप इस बार कोई शर्त नहीं है कैंडिडेट की केवल एक शर्त है कि कौन जीत सकता है। उसी आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एक आखिरी सवाल आपसे कम से कम मैं पूछ लूं तो क्या ये कंफ्यूजन इतना हावी रहा कि गाजियाबाद और नोएडा जहां आज मतदान हो रहा है वहां भी उम्मीदवार लास्ट मिनट पर चेंज करने पड़े? उम्मीदवार चेंज किए, घोषित कर दिए गए, उसके बाद फिर नॉमिनेशन चेंज किया गया? नहीं, जो आपकी बात ठीक है वो ठीक ही मैं कहूँगा, क्योंकि हमने बताया ना, इस बार का केवल एक ही उन्होंने निकाला, माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने तय करा। क्षमा चाहता हूँ, बात समझ में नहीं आती। क्या आकलन पहले नहीं होता कि कौन जीत सकता है और कौन हारने वाला है, या कौन जिताऊ ज्यादा कैंडिडेट, या लास्ट मिनट में अच्छा नहीं आज इस घोड़े पे पैसा लगाते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता जिसे आप एक तरीका होता है। हर पार्टी एक बहुत ही सोची समझी रणनीति, तमाम सर्वेज और जनता के समर्थकों की राय के आधार पर तय करती है कि उम्मीदवार कौन है। ये कोई लास्ट मिनट डिसीजन तो है नहीं, शतरंज की बाजी तो है नहीं। अजय जी, हम पॉलिटिकल साइंस के थोड़ा पुराने स्टूडेंट हैं, 3 दशक का मेरा कैरियर है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, देश काल समय परिस्थिति ये राजनीति में परिवर्तित चीज़ है। और एक विषय आज आपने अजय जी कहा था, उस पर मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। आपने आज कहा था, इस अपने प्रतिष्ठित चैनल में आपने कहा था कि ये लोकतंत्र कैसे खतरे में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पॉलिटिकल साइंस का और कानून का विद्यार्थी होने के कारण मैं पाता हूँ कि लोकतंत्र खतरे में है। आप बताइए, चंडीगढ़ में किस प्रकार लूट हुई थी, ऑन कैमरा लूट हुई थी। अगर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं संज्ञान लेता विषय का, क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? ये देश ने देखने का काम करा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एक सांसद को गाली देता है, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जिस प्रकार महिलाओं को अकेले छोड़ दिया गया मणिपुर में, सरकार ने राम भरोसे छोड़ दिया, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? क्या जिस प्रकार आज बेटियों की स्थिति है, पहलवान बेटियों ने हमारे को देश को गौरवशाली पल दिए हैं, हमने और आपने राष्ट्रगान पर खड़े होकर उनके सम्मान को बढ़ाने का काम करा। अब इसका एक छोटा जवाब आपके सामने प्रस्तुत करूं? सर, वक्त कम है, एक दूसरे ब्रेकिंग न्यूज पर चले जाएंगे, इसलिए मुझे बहुत जल्द आपका जवाब देना पड़ेगा। आपकी सभी बात एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन इसमें से एक भी लोकतंत्र का गला घोटने का परिचायक इसलिए नहीं है। आपने सबसे पहले जिक्र किया पंजाब का। कोर्ट है इस देश में, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ, उसने निगरानी की, लोकतंत्र की रक्षा उसने की। आपने मणिपुर की बात कही, मणिपुर को लेकर मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। मणिपुर की जनता ने अपनी आवाज़ उठाई और वहाँ पर जो भी संभव हो सकता है वो सरकारें कर रही हैं। अगर विपक्ष अपने आप को वहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पा रहा तो ये विपक्ष की कमजोरी है, लोकतंत्र की कमजोरी नहीं है। उसके बाद आपने फिर जिक्र किया बेटियों के बारे में, जो खेल को लेकर पूरा मामला सामने निकल कर आया। जांच की गई, तमाम प्रक्रिया उस पर की गई है। सरकार ने क्या किया, विपक्ष ने क्या किया, इस पर मेरी टिप्पणी नहीं है, लेकिन वो महिलाएं, वो खिलाड़ी प्रदर्शन करते रहे, एक महीने तक अपना प्रदर्शन किया। इससे बड़ी बात लोकतंत्र की और क्या हो सकती है? लोकतंत्र अपने देश में अपनी बात को रखने की आजादी है साहब, किसी राजनीतिक दल की धरोहर नहीं है। अजय जी, यही बात मैं आपके सामने रखी। आज इस देश में हर कोई आजाद है अपनी बात को रखने के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए। आपके पास राजनीतिक समाधान नहीं है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ये लोकतंत्र है मेरे हिसाब से। पॉलिटिकल साइंस मैंने भी पढ़ा है साहब, मैं भी एमफिल हूं पॉलिटिकल साइंस में। लोकतंत्र की परिभाषा मेरे हिसाब से ये हो सकता है, मेरी समझ गलत है। एक मिनट समझिए अजय जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो विपक्ष के नाते हमें लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई, हमको लगता है कि जो चंडीगढ़ का जो उदाहरण है पूरे देश का उदाहरण बन जाएगा। ये हमें भारतीय जनता पार्टी की भुवन भास्कर जोशी जी, उस बात को आपने एकदम खत्म कर दिया ना, जब हमने कोर्ट्स का जिक्र किया।
जब हमने कोर्ट्स का जिक्र किया, और कोर्ट्स का जिक्र अगर होता है तो कोर्ट्स का जिक्र फिर कर्नाटक मामले से लेके, आंध्र प्रदेश मामले से लेके, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल को लेकर, फिर जब आरक्षण उसकी सीमा बढ़ाए जाना, मुस्लिमों को ओबीसी में, तो है ना कोई एक वॉचडॉग है ना जो देख रहा है सब चीजें। अगर उसमें इंटरफेयर कोर्ट नहीं करता तब आप उसके बाद कहते कि कोई और नतीजा ना निकल कर सामने आता। लौटती हूँ धनंजय जी, इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत करते हुए, लेकिन चुनौतियां बड़ी, 2019 का प्रदर्शन बीजेपी दोबारा से दोहराएगी क्या? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राहें मुश्किलें हैं बीजेपी के लिए। पूर्णिमा जी, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती। और हमने अगर नारा दिया है 400 पार का, तो जनता के लिए किए गए कार्यों के ऊपर किया है। हमने किसको मना किया है कि आप कहो कि 500 पार, लेकिन 50 पार करने की स्थिति में कोई नहीं है। कांग्रेस प्रतिगामी विचारों और सिद्धांतों के भंवर जाल में फंसकर पश्चात की पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस हार का हैट्रिक लगाएगी, भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। और जो अभी हमारे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि कन्नौज से अखिलेश का आना ही सपा के शेष होने की कहानी कह रहा है कि सपा अब शेष हो चुकी है। एक सीट की लड़ाई में लड़ रही सपा कि कम से कम कन्नौज तो बचाया जाए, लेकिन बचने वो भी नहीं जा रहा है। और जिस पार्टी का टिकट ही आज जेल से तय हो रहा हो, आजम खान जेल में बैठ करके तो बदल देते हो कैंडिडेट, तो वो सुवर्णन गोडवी ने कहा ना, पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत। और देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने जो केस किया था कि सपा के गुंडों ने मेरे ऊपर प्राण घातक और मेरी प्रतिष्ठा लेने का प्रयास किया, और बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का भी कांग्रेस ने प्रयास किया। और अखिलेश जी ओबीसी समाज के वोट में तमाम मुस्लिम लोगों को, तमाम बंगाल के मुसलमानों को, 68 जातियों को मुस्लिम समाज के ओबीसी में डाल देती हैं। उन बहन के साथ कैसे, ममता के साथ कैसे मंच शेयर करते हैं, कैसे साझा करते हैं? ओबीसी समाज उनसे सवाल पूछ रहा है। और आज इस देश का SC ST OBC कह रहा है कि भला हो नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया, अन्यथा सारे उनके आरक्षण खा गए होते। कर्नाटक में आज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने वहां के चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली बुलाया कि भाई आपने कैसे कर दिया। पहले कांग्रेस ने 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया था, ओबीसी का कोटा काट के दिया था। उसके बाद हमारी सरकार ने उसको खत्म किया। इस बार उन लोगों ने मुस्लिम की तमाम जातियां, चाहे गद्दी हो, घोसी हो, साहब, लेकिन ये बताइए कि गिरी साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत ही छोटा सा सवाल है। आरक्षण इस देश में बना रहेगा, इसे बार बार हर मंच से आपको कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कहीं कोई ना कोई खला तो है आने वाला है। और मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूं कि आप आपके सभी दर्शकों को बताऊं कि आप जरूर बाहर जाएं और वोट डालें। ये मेरी तरफ से बहुजन समाज पार्टी का प्रचार नहीं, बट आपका राइट है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको ये हक दिया है वोट डालने का। आपको जो सही लगे पार्टी, आप उसको वोट डालें। पर मैं बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं, तो आपसे जरूर कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को इस बारी वोट डालकर यहां बहन जी को जिताने का काम करें। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पार्टी ने किसी को सपोर्ट नहीं किया है, ना ही आप इंडिया गठबंधन की तरफ गए, ना ही इधर, क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको, और क्या इलेक्शन के बाद आप किसी से को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है? देखिए, पोस्ट पोल अलायंसेस बहन जी डिसीजन लेंगी चीज़ों, रिजल्ट्स को, आउटकम को देख के। और हम आकाश आनंद को इस वक्त आप सुन रहे थे। अजय जी अपनी बात पूरी कीजिएगा धनंजय जी के काम पे। धनंजय जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी को हर मंच से ये आश्वस्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि हम आरक्षण को किसी भी तरह से छेड़ेंगे नहीं? क्या इस बार कांग्रेस एजेंडा सेट करने में कामयाब रही है? क्योंकि अभी तक आप एजेंडा सेट करते रहे हैं, कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। आप लीड लेते हैं। धनंजय गिरी साहब, आप हैं हमारे साथ? धनंजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, अभी आवाज आई है। मेरी आवाज कट गई थी, फोन कट गया था। जी, मेरा सवाल बड़ा छोटा सा है। आज भारतीय जनता पार्टी को अपने हर मंच से आरक्षण बचा रहेगा, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये क्यों कहना पड़ रहा है? और ये इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं साहब, क्योंकि कांग्रेस ने ये नैरेटिव आज सामने देश के रखा है, और मुझे ऐसा दिख रहा है बीते 10 सालों में कि पहली बार कांग्रेस के रखे नैरेटिव को आपको नेगेट करना पड़ रहा है। हमेशा आप नैरेटिव सेट करते रहे हैं, ये बदलाव कैसे हुआ? अजय जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की मुखालफत की है, बल्कि इसकी कोई प्रोविजन नहीं। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर 4% करना।
मैदान में आपको भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जीता, आपको मौका दिया है, इस विश्वास को किस तरह आगे लेके जाए? मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, मेरा विश्वास मेरे धर्म के प्रति जो है वो राजनीति में कोई इसका इस्तेमाल ना करे। मेरा धर्म ये मेरा आस्था है और मेरी आस्था को राजनीति से कोई भी कहीं पे भी मैंने कभी इन्वॉल्व नहीं किया है। आस्था जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, हनुमान चालीसा पठन करना हर किसी का अधिकार है और वो करने के लिए हिंदुस्तान में 14 दिन अगर जेल में जाना पड़े तो मुझे लगता है जेल जिन्होंने डाला उन्होंने खुद पाकिस्तान जाना चाहिए। जिनको हनुमान जी से प्रेम नहीं तो वो हिंदुस्तान में रह के उनका कोई काम नहीं। अमरावती करो कि इस बार क्या गारंटी देने वाली है आप, क्योंकि वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से मोदी की गारंटी उस तरह आपकी तरफ से क्या गारंटी? मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ, जब मोदी जी कहते हैं कि 5वें स्तर से 3रे स्तर पे इस देश को लाना है, वो मोदी जी की गारंटी है। आने वाले युवकों को, बेरोजगार युवकों को उनके हाथों को रोजगार मिले, वो गारंटी मेरे क्षेत्र में है। आने वाले युवकों को, बेरोजगार जो युवक है उनके हाथ में रोजगार मिलना चाहिए, वो गारंटी है। विजन लेके मेरे क्षेत्र को टूरिज्म में किस तरीके से बढ़ावा मिले, वो गारंटी नवनीत राणा दे रही है। टेक्सटाइल पार्क लाके 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मेरे क्षेत्र में आ रहा है, उसमें 2 से 3 लाख लोगों को रोजगार मिले, वो नवनीत राणा की गारंटी है। अमरावती आज जिस तरीके से आप लोग न्यूज चैनल सब आए हैं, 2019 में इसके मुकाबले 10-15% ही थे। अगर आज यहाँ तक पहुंचे हैं तो आने वाले समय में हम पुणे और नागपुर और मुंबई को टक्कर देने वाली अमरावती बनाए, वो गारंटी ना। आपके सामने 2 उम्मीदवार है, बलवंत वानखेड़े और बच्चू कडू, दोनों को किस तरह से आप देखती हैं? क्या मेरे तरफ से उनको बहुत शुभेच्छा। मैं देश के लिए इलेक्शन लड़ रही हूँ, मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को फिर तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना। एक बड़ा सवाल, क्योंकि मंगलसूत्र को लेकर पूरे देश में चर्चा है, मंगलसूत्र गिरवी रखा जाएगा, इस तरह की बातें हो रही है। पीएम मोदी ने कुछ इस बात की बात कही कि कांग्रेस को मैनिफेस्टो में। मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, एक 52 वर्ष के राहुल गांधी जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि उनके ही पक्ष के लोग बोलते हैं हमारा राहुल गांधी बाबू अभी मैच्योर हो गया है। जिनको 52 वर्ष लगते हैं मैच्योर होने के लिए, उन्हें संविधान का क्या पता है? संविधान ने जो इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को जो अधिकार दिया है, तो मुझे लगता है जब तक सूरज चांद है तब तक संविधान है और कोई भी महिलाओं की मेहनत की कमाई को, क्या उनकी प्रॉपर्टी को, उनके मंगलसूत्रों को, उनके सोने को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि इस देश का प्राइम मिनिस्टर भाई बनकर इस देश की महिलाओं की सुरक्षा कर। बजरंगबली का जादू चलेगा? मेरे भगवान की आस्था, भक्तों ने कभी ये सोचकर कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं आप अपना कर्म करो, आशीर्वाद भक्तों के ऊपर भगवान का हमेशा रहता है। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ अमरावती की सबसे सुप्रसिद्ध और मशहूर जो है दावेदार नवनीत राणा, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि सनातन और हिंदुत्व को लेकर लगातार यहाँ लड़ाई है। विकास को प्रमुख मुद्दा मानते हुए यहाँ की जनता एक बार फिर से उन्हें जो है मतदान करेगी और ऐसे में जिस तरह से उनके विरोधी लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार नवनीत राणा के पीछे वो खड़े हैं, लेकिन नवनीत राणा के सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें भी हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई से वो बिल्कुल अलग है। इस बार की लड़ाई पीएम मोदी के लिए लड़ाई की जा रही है। द्वितीय चरण में आज लोकसभा के 13 राज्यों के 89 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव आज सायंकाल संपन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर के 191 सीटों पर आज सायंकाल तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी होगी। देश के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर लोगों के मन में मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को लेकर के जिस प्रकार की उमंग है, एक सकारात्मक माहौल है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। देश कार्य को देखना चाहता है और मोदी जी ने 10 वर्ष में देश को एक नई दिशा दी है। 10 वर्ष का उनका एक कार्यकाल देश भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम कार्यकाल है। हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ
तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हुआ है। इसलिए उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और मेरा ये मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। मुख्यमंत्री जी, ये देखा जा रहा है कि इन चुनावों में भी जो विकास के मुद्दे थे वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। उनकी जगह इतर नए इश्यूज और नॉन रेलिवेंट इश्यूज हम कह सकते हैं कि वो अपनी जगह लेते जा रहे हैं। ये मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कहना कि चुनाव में नॉन रिलेवेंट मुद्दे आ रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। चुनाव की शुरुआत में हम लोगों ने मोदी की गारंटी, जो विकास, सुशासन और सुरक्षा से जुड़े हुए थे, इन्हीं मुद्दों को हम लोगों ने जनता जनार्दन के सामने रखा था और पहला चरण इसी दिशा में आगे बढ़ा था। लेकिन इसी दौरान पहले चरण के ठीक पहले कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा जो सहयोगी है वह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत करता है। और चूंकि कांग्रेस का इतिहास इस पूरे मामले में हमेशा संदिग्ध रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये मुद्दे प्रासंगिक हो जाते हैं। हमने विकास के मुद्दे पर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के जो कार्य हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर भारत के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं थी, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम तो चुनाव में गए थे। लेकिन उनके मैनिफेस्टो ने हमारा ध्यान आकर्षित किया इस ओर। और आपने देखा होगा कांग्रेस के एक सलाहकार के रूप में सैम पित्रोदा, उनका वक्तव्य सबने पढ़ा। कांग्रेस ने इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट के दौरान रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने की थी। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है और कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके और उनके अधिकार में बंदर बांट करने और उसमें लूट करने की शुरुआत प्रारंभ की है, ये सभी संदेह पैदा करता है। एक दूसरा, जो विरासत टैक्स की बात कांग्रेस कर रही है, यह भी एक खतरनाक इशारा है। गरीबी, एक झटके में गरीबी हटाएंगे, इसके लिए वे हर संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे, इस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख कर रहा है और फिर उसके माध्यम से हर एक संपत्ति को ये लोग अपने कब्जे में लेकर के, यानी दोनों चीजें, एक तरफ ये लोग देश के अंदर मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ किसी ने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति अर्जित की है, घर बनाया है, कोई प्रॉपर्टी बनाई है, खास तौर पर हमारी माताएं बहनें अपने लिए जेवर खरीदती हैं, उसको ये अपने अधिकार में ले लेंगे। विरासत जो बाप दादों की कमाई है उसका आधा ये लोग हड़प लेंगे। और तीसरा, व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ को पुनः लागू करने की बात, 3 तलाक की कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त किया, ये कहते हैं हम फिर से लागू करेंगे। यानी महिलाओं का इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता। तो स्वाभाविक रूप से इस देश का विभाजन जिन कारणों से हुआ था, अगर कोई राजनीतिक दल आज के दिन पर भी उन मुद्दों का उल्लेख करते हुए देश को उधर ले जाने का प्रयास करेगा तो उसका विरोध हर हाल में होगा। भारत के अंदर नक्सलवाद पूरी तरह समाप्ति की ओर है।
अगर नक्सली और माओवादी प्रवृत्ति को फिर से भारत के अंदर पनपाने का प्रयास होगा, उसका पुरजोर विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती। देश के अंदर यहां की जनता जनार्दन की संपत्ति पर, भ्रष्टाचारियों की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई पहले से सरकार कर रही है। उनके एक एक पाई का हिसाब होगा, लेकिन एक कॉमन मैन को प्रताड़ित करने के लिए उसके खून पसीने की कमाई पर कोई डकैती डालने का प्रयास होगा तो इसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती है। और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश की राजनीति का तालिबानीकरण करने के पर उतारू हो रखे हैं। देश के अंदर माओवादी दुष्प्रवृत्ति को जबरन थोपने का प्रयास कर रहे हैं और पर्सनल कानून के नाम पर देश की महिलाओं का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की संपत्ति पर जो इनकी कुदृष्टि लगी हुई है, इसलिए ये मुद्दे आए हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में रिलेवेंट हैं। और इन मुद्दों को इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से उठा करके जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित कर रही है कि सत्ता से लोग अभी कोसों दूर हैं, इनकी मानसिकता क्या है आपके प्रति, यह आप देख सकते हैं। और इसीलिए उस पर लगातार सरकार जो है, इस पर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी ध्यान आकर्षित कर रही है जनता जनार्दन का कि जागरूक हो जाओ। ये लोग जिस मनसा के साथ आ रहे हैं, इससे पहले कि इनके मनसा के अनुरूप इन लोगों को सफलता प्राप्त हो, इनके मंसूबों पर पानी फेरने का एक वक्त आपके पास है। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने में निर्णायक साबित होगी और वह आपने 2014 में किया था, क्योंकि 11, 12, 13 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम बार बार वरासत टैक्स की बात कर चुके थे। आज वही बात तो सैम पित्रोदा कह रहे हैं। इसीलिए इन चीजों को लेकर के आज फिर से जनता जनार्दन को बार बार कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के इन मंसूबों पर समय रहते अपने वोट के माध्यम से पानी फेरने का काम करें, अन्यथा यह गठबंधन देश के लिए भी, कॉमन मैन के लिए भी और आदि आबादी के लिए भी भयंकर खतरा पैदा कर सकता है। योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप सुन रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में देश को नई दिशा दी है, कैसे बीजेपी जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित कर रही है, लेकिन मजहबी आधार पर किस तरीके से कांग्रेस देश को बांटना चाहती है, इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ हमला बोलते हुए विपक्ष पर नजर आए।